बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द क्रूसिबल। ये एक प्ले है जो ऑथर मिलर ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने बायोग्राफी ऑफ ऑथर मिलर को स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सच एज एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन ऑफ क्रूसिबल प्ले देखने हैं। उसके बाद थीम, कैरेक्टर, समरी और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे इस प्ले का। जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ वो मैं कमेंट बॉक्स से उठाती हूँ। कमेंट बॉक्स में आप जो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दें तो मैं बना देती हूँ। ये भी आपकी ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। ऑथर मिलर से स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम है ऑथर एशर मिलर। ये एक अमेरिकन प्ले राइट है। प्ले राइट वो होता है जो प्लेस दिखता है। एसेस्ट है, स्क्रीन राइटर है। स्क्रीन राइटर ये होता है कि टीवी पे फिल्म जो ड्रामा चलता है उनके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं कि किस तरीके से होगा, उनको स्क्रीन राइटर कहते हैं। और ये 20वीं सेंचुरी के अमेरिकन थिएटर में परफॉर्म कराते थे। क्योंकि आप इनका टाइम पीरियड जब ये पैदा हुए तो 1950 था और 2005 में इनकी डेथ हुई। आप देख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड इन्होंने गुजारा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये मॉडर्न टाइम पीरियड है, यानी कि 20वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड है। अब 20वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने बहुत सारे वर्क प्रोड्यूस किए हैं, जिसके अंदर से नाम आते हैं ऑल माई सन्स, डेथ ऑफ सेल्समैन, ये बहुत सारे सिलेबस का हिस्सा, और द क्रूसिबल। ये तीन जो हैं ये सिलेबस का हिस्सा रहते हैं, लोग इनको पढ़ते भी रहते हैं। ऑथर मिलर जो हैं ये एक ऐसे प्ले राइट हैं जो सोशल और पॉलिटिकल कंसर्न्स के बारे में भी लिखते हैं, उनकी डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर लिखते हैं, उनकी इनर लाइफ के ऊपर, और हिस्ट्री से बहुत सारे रेफरेंसेस लेते हैं आज के टाइम पीरियड को दिखाने के लिए, आज की सिचुएशन दिखाने के लिए। और इनकी जो ये वर्क है क्रूसिबल, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता भी लगेगा। अब एमसीक्यूज में क्या चीज़ पूछी जा सकती है? ये पूछा जा सकता है ये टाइप ऑफ वर्क कौन सा है, आप बताएंगे कि प्ले है। फिर वो पूछ सकते हैं कि इसका जॉनर कौन सा है, आप बताएंगे कि ट्रेजेडी है, एलेगरी है, हिस्टोरिकल फिक्शन है। एलिगरी से क्या मुराद होती है कि पास्ट के इवेंट से रेफरेंस लेके उन्होंने आज के टाइम पीरियड का एक वर्क लिखा है। हिस्टोरिकल फिक्शन से मुराद ये होता है कि फिक्शन का मतलब है कि वो चीज़ जो असल जिंदगी में ना हो, ख्याल की हुई है राइटर की। और हिस्टोरिकल से मुराद ये है कि हिस्ट्री के अंदर ख्याल की है कि भाई अगर 16वीं सेंचुरी का टाइम पीरियड था तो उसमें ऐसा हुआ होगा। अगर लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश में लिखा, और जब इसको लिख रहे थे तो अमेरिका में मौजूद थे और टाइम पीरियड चल रहा था 1950s का। इसको पब्लिश कराया था 1953 के अंदर। इस अगर प्ले का जिक्र करें तो इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो जॉन प्रॉक्टर है और जो एंटागनिस्ट है वो एबिगेल विलियम्स है। बेसिकली इन दोनों का एक फिजिकल रिलेशन होता है, ये फिजिकल पार्टनर होते हैं एक दूसरे के, लेकिन जो आदमी है वो अच्छाई की तरफ होता है और जो औरत है वो बुराई की तरफ होती है, विच क्राफ्ट की तरफ होती है, जादू गंडे की तरफ होती है। अगर प्ले का टाइम के अंदर दिखाएं कि प्ले की टाइम क्या दिखाया गया है तो 1692 का टाइम पीरियड दिखाया है अमेरिका के अंदर। ये वो टाइम पीरियड था जब प्योरिटन टाइम पीरियड चल रहा था। प्योरिटन टाइम पीरियड वो था जब रिलीजन बहुत ज़्यादा एक्टिव था, चर्च के पास सबसे ज़्यादा पावर थी। यूं कह लें कि चर्च उस वक्त की अदालत थी, जो उसने फैसला सुना दिया बस सुना दिया। और लोग बहुत ज़्यादा रिलीजन पे फोकस करते थे कि क्रिश्चियनिटी को कुछ भी नहीं कहना, और जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जितनी भी चीज़ें हैं ना बस उनको ख़त्म कर दें। जैसे कि जादू गंडा, विच क्राफ्ट, भूतों की बातें, ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं। तो उन्होंने कहा कि बस इन चीज़ों को जो लोग जानते हैं ना उनको सज़ा दो और सजाए मौत दो। अगर सेटिंग की बात करें कि भाई राइटर ने कौन सी सेटिंग यूज़ की है तो सैलम का एक टाउन यूज़ किया। एक स्मॉल टाउन है, फिक्शन है, यानी कि उसने खुद सोचा हुआ है, उसका नाम सैलम उसने रखा, और वो एक कलोनियल मैसाचुसेट की जगह है। मैसाचुसेट जो है ये स्टेट है और सैलम उसके अंदर एक स्मॉल टाउन उन्होंने लिया। अगर टोन का जिक्र करें तो सीरियस और ट्रेजिक है। शुरू में संजीदा नजर आती है क्योंकि आपको जादू गंडा नजर आता है, और आखिर में ट्रेजेडी इसलिए क्योंकि जो हमारा हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और तमाम तर जो इनकी जबान है वो बिब्लिकल यूज़ की गई है, यानी कि जैसे बाइबल के अंदर वर्सेस वगैरह यूज़ की गई हैं, बाइबल के अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो इस प्ले के अंदर यूज़ किए गए हैं। अगर थीम का दिखाया जाए तो थीम इसके अंदर इनटॉलरेंस है कि लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, हिस्टेरिया है। हिस्टोरिया एग्जेजरेशन है और इमोशनल एग्जेजरेशन है कि वाइल्डनेस दिखाई जाती है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जब लोग उठ पटांग करते हैं उसको हिस्टेरिया कहते हैं। इसके अलावा रेपुटेशन है। रेपुटेशन से मुराद ये है कि समाज में हमारा क्या हिस्सा है, हमारी कितनी इज्जत है। उसके बाद अगर आप क्रूसिबल प्ले देखेंगे आपको इसके अंदर प्योरिटनिज्म नजर आएगा, जो प्योरिटन एज की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें नजर आएगी। गुडनेस वर्सेस इवलनेस नजर आएगी, जजमेंट पास करते हुए नजर आएंगे, लोगों को फांसी देते हुए नजर आएंगे, सोशल स्टेटस का ख्याल, ओनरशिप, प्रॉपर्टी और जस्टिस जैसी थीमें आपको इसके अंदर नजर आएंगी।
कैरेक्टर बहुत सारे हैं क्योंकि बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं, लेकिन जो मेजर बातें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये इसकी बेटी है और ये विच क्राफ्ट में अपनी कज़न के साथ मसरूफ़ होती है, जंगल में डांस कर रही होती है, विच क्राफ्ट परफॉर्म कर रही होती है। विच क्राफ्ट का मतलब है जादूगंडा, जिन्हों भूतों को बुलाने की कोशिश कर रही होती है। इसकी कज़न है, उसका नाम है एबिगेल। ये पेरिस की जो भतीजी भी है और इसके साथ रहती भी है। अब सबसे बड़ी जो विलन है ना, और जो विच क्राफ्ट में सबसे ज़्यादा आगे आ गया है, वो एबिगेल ही है। एबिगेल क्यों इसलिए आ गया है, वो क्यों विच क्राफ्ट परफॉर्म करना चाहती है? कुछ लोगों से वो नफरत करती है और उनको वो सज़ा दिलाना चाहती है। इसने बाकी लोगों को भी ख़राब कर रखा है और मुख्तलिफ लड़कियों को, गाँव की लड़कियों को मिलाया हुआ है जंगल के अंदर विच क्राफ्ट करने के लिए, और जो रिचुअल्स हैं वो ये परफॉर्म कर रही होती है। इसी के साथ एक और लड़की भी होती है, उसका नाम होता है टिटूबा। ये नौकरानी है, ब्लैक स्लेव है किसकी? इस मिनिस्टर की। और बेटी की और एबिगेल के, ये तीनों लड़कियां साथ ही घर में रहती हैं और तीनों ही विच क्राफ्ट परफॉर्म करना चाहती हैं। ये जो टिटूबा है ना, ये जादूगंडा भी बोल रही होती है और ये नेकिड होके डांस कर रही होती है, नंगी होती है, और ये जंगलों में डांस कर रही होती है। बेसिकली ये बुलाने की कोशिश कर रही होती है जिनों भूतों को या विचेस को, चुड़ैलों को बुलाने की कोशिश कर रही होती है। अब ये तीनों लड़कियां क्यों विच क्राफ्ट कर रही हैं, क्यों काला जादू करना चाहती हैं? अपने नाजायज़ मफाद पूरे करने के लिए। हर किसी की अपनी लालच है और वो अपना मफाद पूरा करना चाहते हैं। इनके साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं। वो लड़कियां क्यों मौजूद हैं? वो भी अपना मफाद पूरा करना चाहती हैं। वो काला जादू इसलिए करना चाहती हैं ताकि चीज़ें जो हैं अपनी मर्जी से कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या सोसाइटी के अकॉर्डिंग, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, प्योरिटनिज्म के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। गांव में और लोग भी हैं जो विच क्राफ्ट के ऊपर यकीन रखते हैं, जैसे ये मिसेस प्यूटनम जो है, ये यकीन रखती हैं। ये कहती हैं कि मेरे 7 बच्चे पैदा हुए, 7 के 7 मर गए, और इसका वो जो रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं वो एक और औरत, रेबेका नर्स, जो बच्चे पैदा करने में मदद करती है उनकी, उसको ठहराती हैं कि ये विच है, इसने ये मेरे 7 बच्चे खा गई है। इसी तरह एक और थॉमसन मौजूद है, इसी का शौहर, वो चाहता है कि ज़मीन हथिया ले वो ना सेलम के अंदर, तो वो अपने नेबर के ऊपर विच क्राफ्ट कराने की कोशिश करता है कि भाई किसी तरीके से अपनी ज़मीन मुझे दे दें। इसी की बेटी है, वो भी विच क्राफ्ट का साथ लेती है। इसी तरह एबिगेल की 2 दोस्तें हैं, जैसे कि प्रॉक्टर के घर में एक सर्वेंट होती है वो, और प्यूटम के घर में एक सर्वेंट होती है वो। अब ये दोनों जवान लड़की हैं, ये एबिगेल के साथ मिलकर काले जादू में शामिल होती हैं। इसके अलावा जॉन प्रॉक्टर दिखाया जाता है, ये हमारी कहानी का हीरो है। वो इसलिए क्योंकि इसके बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये जो क्रूसिबल प्ले है ये इसी के ऊपर है। क्रूसिबल का मतलब होता है आजमाइशों का आना, कड़ी आजमाइशों का आना, और कड़ी आजमाइशें इन तमाम लोगों के ऊपर आएंगी। सबसे ज़्यादा जॉन प्रॉक्टर के ऊपर आएंगी, क्योंकि एक सीधा साधा सा फार्मर बंदा है जो शुरू में तो एबिगेल से मोहब्बत करता है, लेकिन एबिगेल क्योंकि जिनों और भूतों के चीज़ों में होती है तो ये इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, और एबिगेल इसको फंसाती है क्योंकि इसी फार्मर के घर में ये नौकरानी होती है और मालिक को फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन जब इसकी बीवी एलिजाबेथ प्रॉक्टर को पता लगता है तो इसे काम से निकाल देती है। एलिजाबेथ प्रॉक्टर जो है वो एक अच्छी क्रिश्चियन होती है, ये डिसेंट होती है, ऑनेस्ट होती है और अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और इसको एबिगेल के बारे में पता होता है। एबिगेल बेसिकली एलिजाबेथ प्रॉक्टर को मरवाना चाहती है, इसलिए वो विच क्राफ्ट करती है और जॉन प्रॉक्टर से वो शादी करना चाहती है। लेकिन जॉन प्रॉक्टर जो है वो मुसलसल आजमाइशों में आपको नजर आएगा, जैसे कि क्रूसिबल इस प्ले का नाम है। इसके अलावा एक और बंदा रेवरेंड हेल्ड होता है। ये वो बंदा है जो जादू पहचान लेता है। ये किसी पे भी जादू हो, काला जादू हो, तो ये जान लेता है। तो इसको मिनिस्टर जो है हमारे पास वो बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी के ऊपर देखो कि कहीं कोई काला जादू तो नहीं है। और यही वो बंदा है जो विच क्राफ्ट के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको ट्रायल के लिए बुलाने के लिए जजेस से कहता है। ये शुरू में तो ऐसा कहता है, लेकिन बाद में रिग्रेट करता है क्योंकि इनोसेंट लोगों को फांसी चढ़ा दी जाती है। इसके अलावा रेबेका नर्स है, इसको भी फांसी चढ़ा देंगे विच के कहने पर। जो लोग विचीज़ को बुलाती हैं, यानी कि वो लड़कियां जो शैतानी काम करती हैं, काला जादू करती हैं, वो शहर के मुख्तलिफ लोगों का नाम लेते हैं कि ये लोग शैतान से मिले हुए हैं, जैसे कि रेबेका नर्स। फिर इसको बुलाया जाता है, इसका ट्रायल किया जाता है और इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। बाकी जो कैरेक्टर है वो माइनर कैरेक्टर है और वो स्टोरी में जिस तरह आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। अब समरी की तरफ चलते हैं। जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है, इंग्लैंड दिखाया जाता है। इंग्लैंड की एक स्टेट है मैसाचुसेट, उसके अंदर एक फिक्शनस टाउन सैलम दिखाया जाता है, जहाँ पे प्योरिटनिज्म को फॉलो किया जाता है, यानी कि कट्टर क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो किया जाता है। ये लोग वो हैं जो शैतानी काम ख़त्म करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। और इसी दिन ये दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियों का ग्रुप फॉरेस्ट के अंदर डांस कर रहा होता है जादू
परफॉर्म कर रहा होता है, विच क्राफ्ट को करने की कोशिश कर रहा होता है। इनके अंदर एक ब्लैक स्लेव मौजूद होती है, टिटूबा। ये वो लड़की है जो मंत्र वगैरह पढ़ रही होती है, और जब ये लोग डांस कर रहे होते हैं तो इनको एक लोकल मिनिस्टर जिसका नाम है रेवरेंड पेरिस, वो पकड़ लेता है। रेवरेंड पेरिस इनको पकड़ तो लेता है, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाता है कि इसकी बेटी जो बेटी है वो भी इसमें मौजूद है, और इसकी जो नीस और वार्ड है वो भी एबिगेल इसमें मौजूद है। खैर वो इन दोनों को घर ले आता है, और बेटी जो है वो जैसे ही बेहोश होती है, बेहोश होने के बाद वो उठती ही नहीं है, वो कोमा की स्टेट में चली जाती है। जब लोगों को पता लगता है कि शहर के अंदर ऐसा वाकया हुआ है, तो ये जो मिनिस्टर है इसके घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, घर में भी लोग जमा हो जाते हैं कि भाई कोई विच क्राफ्ट यानी कि जादू गंडा कर रहा था टाउन के अंदर, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत टाबू सी बात थी। अब जैसे ही मिनिस्टर को ये पता लगता है कि भाई ये बात होने वाली है, तो वो एक और मिनिस्टर को बुलाने की कोशिश करता है जिसका नाम होता है रेवरेंड हेल। इसको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये विच क्राफ्ट के अंदर एक्सपर्ट होता है और ये बता सकता है कि कौन जादू करता है, किस पे जादू होता है, ये मशहूर बात है। अब पैरी जो है वो एबिगेल से पूछता है कि तुम लोग गर्ल क्या कर रही थी, क्या करने की कोशिश कर रही थी, जिस पे वो अपनी ज़्यादा दबाव देता है। तो एबिगेल उसको कहती है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो बस डांस कर रहे थे, हम इंजॉय कर रहे थे, यानी कि कुछ भी वो उसको बताने के लिए तैयार नहीं होती। ये एबिगेल जो है ये इसकी भतीजी भी है, और साथ साथ इसने एक यतीम बच्ची को अपनी बेटी समझ के पाला हुआ भी होता है। खैर अब मिनिस्टर कुछ कर नहीं सकता पेरिस, तो वो क्या करता है कि लोगों से कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, क्राउड को काम करने की कोशिश करता है जो उसके घर पे जमा हुआ है। एबिगेल जो है वो इतनी देर में दूसरी लड़कियों के पास जाती है और कहती है खबरदार तुमने कुछ भी बताया, कोई भी चीज़ एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर के अंदर एबिगेल जब वापस जा रही होती है तो एक और बंदे से टकराती है जिसका नाम है जॉन प्रॉक्टर। ये एक लोकल फार्मर होता है, ये एबिगेल से अकेले मिलता है। ये इसलिए अकेले मिलता है क्योंकि इसका पुराना अफेयर होता है एबिगेल के साथ, क्योंकि एबिगेल प्रॉक्टर के घर में काम करती होती है और इससे नाजायज़ अफेयर होता है इसका। जब इसकी बीवी एलिजाबेथ को पता लगता है तो इसे एबिगेल को निकलवा देती है। एबिगेल स्टिल प्रॉक्टर को हासिल करना चाहती है और इसकी जो बीवी एलिजाबेथ उसको विच क्राफ्ट के थ्रू मारना चाहती है, लेकिन प्रॉक्टर जो है वो कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं चाहता, मैं अपनी बीवी को चाहता हूँ और इस बेवकूफ़ी को ख़त्म कर दो जो तुम दूसरी लड़कियों के साथ कर रहे हो। ये सारी बात वो अकेले मिलके करता है, गांव वालों से छुप के करता है। इतनी देर के अंदर ऊपर से स्क्रीमिंग यानी कि चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं और वो जो बेटी बेहोश कौमे में होती है वो जाग जाती है। जब वो जागती है तो वो चीखें मारती हुई जागती है, जिससे तमाम क्राउड को लगता है कि इसके ऊपर जो है चुड़ैलों का साया हो गया है। लेकिन अब जो पैरी है वो एक तो मिनिस्टर भी है, दूसरा वो अपनी बेटी से मोहब्बत भी करता है। अब वो किसी तरीके से चाहता है कि मेरी बेटी बच जाए। दूसरी तरफ वो आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है प्रॉक्टर से। इसके अलावा जो गांव के वेल्थी लोग हैं जैसे कि प्यूटा मक्कॉरी, ये वो लोग हैं जो अच्छा पैसा रखते हैं। ये कहते हैं कि हमें गाँव के अंदर से विच क्राफ्ट को ख़त्म करना होगा, हमें कम्युनिटी को साफ़ करना होगा, सेलम की कम्युनिटी गंदी हो गई है, जिस पे वो उनका साथ दे रहा होता है। अभी आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है कि रेवर्ड हेल यानी कि जो दूसरा मिनिस्टर जो विच क्राफ्ट के अंदर एक्सपर्ट है उसको बुलाया गया होता है। वो आता है, बेटी से मिलता है, बेटी को एग्जामिन करता है, बेटी से सवाल पूछता है, बेटी जवाब देने की हाल में नहीं होती। तो फिर वो एबिगेल से सवाल पूछता है, एबिगेल से पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे फॉरेस्ट के अंदर, जिस पे वो कुछ भी उसको खासा अच्छा जवाब नहीं देती, बल्कि सस्पिशियस सा बिहेवियर अपने पास रखती है। जिस पे वो कहता है कि तुम्हारे साथ एक और लड़की मौजूद थी जिसका नाम टिटूबा है, जो तुम्हारा स्लेव है, मुझे उससे मिलाओ। जब पैरी और हेल ये दोनों मिनिस्टर टिटूबा से बात कर रहे होते हैं तो टिटूबा घबरा के ये इकरार कर लेती है कि वो शैतान को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारा जो प्लान है वो अपने ऊपर नहीं बल्कि गांव वालों पे डाल देते हैं। वो कहते हैं हम ना नेक लोग हैं और हम जानते हैं कि इस गांव के अंदर शैतान से कौन कौन से लोग मिले हुए हैं, हमें उन लोगों के बारे में पता है। जब एबिगेल ये सुनती है कि टिटूबा ने ये बात की तो एबिगेल भी बड़ा चढ़ा के बातें कहने लगती है और बेटी भी डर के मारे यही कहती है कि हम वो लोग हैं जो जानते हैं कि जो विचिस को जानते हैं या जो शैतान को जानते हैं, और हम पूरे गांव के अंदर उन लोगों को जानते हैं कि जो बेसिकली शैतान से मिले हुए हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है, फार्म हाउस का सीन दिखाया जाता है जो टाउन से थोड़ा सा दूर है। वहाँ पे जॉन और एलिजाबेथ प्रॉक्टर अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि एलिजाबेथ प्रॉक्टर को बताती है कि तुम्हें पता है कि जो गांव शहर है उसके अंदर ट्रायल्स चल रहे हैं। ट्रायल से मुराद ये होता है कि अदालत में केसेस चल रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर, गांव के लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं कि ये लोग विचिस से मिले हुए हैं। और एलिजाबेथ बताती है अपने शोहर को कि ये एबिगेल जो है ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड है और तुम जानते हो कि फ्रॉड है और ये गांव वालों को खामखा इनके नाम दे रही है। और वो उसको इनकरेज करती है अपने शोहर को कि तुम जाओ और बताओ कि एबिगेल ने तुमसे क्या बात की है, जिस पे जो इसका शोहर प्रॉक्टर है वो मना कर देता है और एलिजाबेथ जेलस होती है और कहती है कि तुम अब भी उसके लिए फीलिंग रखते हो। इतने में मैरी वॉन जो एबिगेल के साथ जंगल में डांस कर रही होती है वो आती है और बताती है कि गांव के मुख्तलिफ औरतें जो हैं उनके नाम इसने ले ली हैं एबिगेल ने, और इनके अंदर से एक नाम एलिजाबेथ का भी है।
जिस पे प्रॉक्टर ये बात सुन के फिक्रमंद हो जाता है और फिर एलिजाबेथ और जो प्रॉक्टर हैं वो आपस में बहस करने लग जाते हैं। इतनी देर में दो और गांव के जो अमीर लोग होते हैं वो आते हैं और बताते हैं कि हमारी बीवियां भी जो हैं उनके भी नाम ले लिए गए हैं। और ये लोग आके अभी बात ही कर रहे होते हैं कि जो मिनिस्टर है वो पुलिस भेजता है एलिजाबेथ को पकड़ने के लिए। जो प्रॉक्टर है वो रेजिस्ट करता है लेकिन एलिजाबेथ को पकड़ के ले जाती हैं। प्रॉक्टर फिर मैरी के पास जाता है और कहता है कि तुम एबिगेल की दोस्त हो और तुम इस फ्रॉड के अंदर उसके साथ शामिल हो, तुम उसको एक्सपोज कर दो ताकि बता दो कि एबिगेल जो है वो झूठ बोल रही है और लोगों को फंसा रही है। अगले दिन प्रॉक्टर जो है वो मैरी को कायल कर लेता है उन लड़कियों के लिए गवाही देने के लिए। वो जज के पास जाता है जिसका नाम है डैनफोर्ड। उससे कहता है कि ये मैरी लड़की उन लड़कियों के साथ ही थी और ये टेस्टिफाई करना चाहती है, ये गवाही देना चाहती है कि तमाम लड़कियां एबिगेल और बेटी वगैरह झूठ बोल रही हैं। डैनफोर्ड जो है वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बीवी जो है एलिजाबेथ वो प्रेग्नेंट है और कुछ अरसे में उसको छोड़ ही दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉक्टर है वो कहता है नहीं, बेशक मेरी बीवी को छोड़ दिया जाएगा लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैरी को टेस्टिफाई करने दिया जाए, मैरी को गवाही देने दिया जाए और कोर्ट के अंदर ये केस चलाया जाए। मैरी गवाही देना चाहती है कि ये तमाम लड़कियां झूठ बोल रही हैं। केस चलता है, मैरी को जज बुलाता है कोर्ट के अंदर और मैरी जो है वो आके कहती है कि लड़कियां झूठ बोल रही हैं। जब लड़कियों को बुलाया जाता है तो तमाम लड़कियां मैरी के खिलाफ हो जाती हैं और मैरी पर इल्ज़ाम लगाने लगती हैं कि जो मैरी है ये हमें लगता है कि ये चुड़ैलों से मिली हुई है। जब प्रॉक्टर ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एबिगेल पे चीखना चिल्लाने लग जाता है और बताता है सबको कि ये जो एबिगेल है इसके मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और सिर्फ नाजायज़ ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए मेरी बीवी से जेलस है, इसलिए मेरी बीवी का नाम ले रही है और इस बारे में मेरी बीवी को भी पता है। तो जज जो डैनफोर्ड है वो एलिजाबेथ को बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा जो हस्बैंड है वो अनफेथफुल था तुम्हारे साथ, क्या उसका एबिगेल के साथ चक्कर था? जिस पे जो प्रॉक्टर की बीवी एलिजाबेथ है वो अपने शौहर की इज्जत रखते हुए कहती है नहीं, इसका कोई चक्कर नहीं था, जिस पे प्रॉक्टर झूठा साबित हो जाता है। इसी दौरान एबिगेल और डिफरेंट गर्ल जो हैं वो ऐसे एक्टिंग करने लगती हैं कि जैसे मैरी जो है वो उन पे काला जादू कर रही है और मैरी ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि जो प्रॉक्टर है ना यही एक काला जादू जानता है। प्रॉक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा उछलने लगता है, लोगों से ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करने लगता है, जिस पे उसको पकड़ लिया जाता है और जो मिनिस्टर हेल है वो उसको कहता है कि गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी कि अब सारा इल्ज़ाम जो है वो प्रॉक्टर पे आ गया है। समर गुजर जाता है यानी कि गर्मियाँ गुजर जाती हैं और ऑटम आ जाता है। ऑटम यानी कि एक सीज़न गुजर गया है पूरा और विच ट्रायल पूरे गाँव के अंदर चल रहा होता है। पूरे गाँव के अंदर विच ट्रायल, जिन लोगों को अक्यूज़ किया गया होता है उन लोगों को फांसी चलाई जा रही होती है। गाँव के तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो ख़त्म हो गई होती है, आधे से ज़्यादा घर खाली होते हैं, टाउन बर्बाद हो चुका होता है। जिसपे जो जज डैनफोर्थ है वो नर्वस हो रहा होता है कि हमने तो गांव के तमाम लोग जो अमीर थे गरीब थे सबको मार दिया। इसी दौरान जो एबिगेल है चालाक लड़की, वो अपने ही चचा और ताया का पैसा लेके भाग गई है। जो पेरिस मिनिस्टर था उसका सारा पैसा लेके वो भाग गई होती है। जो विच क्राफ्ट का मिनिस्टर हेल बुलाया होता है वो उसको भी अब कोर्ट के ऊपर कोई एतबार नहीं रहता। वो कहता है कि लड़कियां जो कहती हैं कि इसके अंदर भी विच है उसके अंदर भी विच है, मुझे नहीं लगता कि इनकी बातों में कोई भी सदाकत है और आप जितनी ज़िंदगियां बचा सकते हैं उतनी बचाएं। इस पर वो जो जज डैनफोर्थ होता है वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है कि मैं एलिजाबेथ से बात कराऊँ। एलिजाबेथ से वो बात करते हुए कहते हैं तुम अपने जॉन शौहर को मनाओ कि अगर वो कन्फेस कर ले कि वो लड़कियों के साथ मिला हुआ था तो हम उसको आज़ाद कर देंगे, थोड़े हम उसको फांसी नहीं देंगे। जिस पे एलिजाबेथ अपने शौहर से बात करती है तो जो शौहर उसका है प्रॉक्टर वो अपनी बीवी को देख के मान तो जाता है, लेकिन जो जज है वो कहता है कि जॉन को ना पब्लिकली ये कहना होगा क्योंकि हम जो चर्च को या कोर्ट को तो बुरा साबित नहीं कर सकते, तो हम जॉन को इसी शर्त पे छोड़ेंगे कि वो इल्ज़ाम कबूल कर ले, फिर हम उसको छोटी सी सज़ा देंगे और आज़ाद कर देंगे। जिस पे जॉन से पब्लिक कन्फेशन जब मांगा जाता है, सारा गांव इकट्ठा होता है तो वो सारा पेपर फाड़ देता है और वो कहता है मैं गिल्टी हूँ, यानी कि वो अपने जो स्टैंड है उससे नहीं हटता। जिस पे सब उसको समझाते हैं कि तुम ऐसा ना करो, तुम इल्ज़ाम एक्सेप्ट कर लो, छोटी सी सज़ा भुगतो और उसके बाद बच जाना। लेकिन जॉन प्रॉक्टर ऐसा नहीं करता। वो कहता है मेरे लिए जो सज़ा मुंतखब की गई है बस वही काफ़ी है और वो गैलो के करीब जाता है। गैलो वो जो गर्दन उड़ाने वाला आला होता है उसके करीब जाता है और अपने आप को यानी कि फांसी के लिए पेश कर देता है। और जितने भी लोगों पे उन लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाया होता है विच ट्रायल का, उन सबको फांसी दी जाती है और यहाँ पे जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। क्रूसिबल ये जो प्ले है इसका नाम है मुश्किलें और मुसीबतों से गुजरना। मुश्किलों और मुसीबतों से मुसलसल जो जॉन प्रॉक्टर है वो गुजरता है। आज का प्ले समझ आ गया होगा, ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर बेस्ड है। समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।